नमस्ते एवरीबॉडी। हमने साइकिल्स स्टार्ट किया था और हम पिछले कुछ लेक्चर्स के दौरान साइकिल्स में रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे। वहाँ पर हमने साइकिल्स में नर जनन संरचना तथा मादा जनन संरचना का अध्ययन किया था और नर जनन संरचना के दौरान हमने साइकस में मेलकोन या नरशंकु, लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुदानी और उसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण किया था। उसी प्रकार मादा जनन संरचना के अंतर्गत हमने एक तो गुरु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण का जो वृंत भाग था उस पर जो बीजांड लगे हुए थे उनकी संरचना और उनका जो विकास था उसका अध्ययन हमने लास्ट लेक्चर्स के अंतर्गत कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो हमने मेलकोन के अंदर जो माइक्रोस्पोर या जो लघु बीजाणुओं का जो निर्माण किया था उन लघु बीजाणुओं से क्या करेंगे, हम नर युग्मकोद्भिद का विकास करेंगे। उसी प्रकार जो हमने बीजांड पढ़ा था उसमें जो बीजांड का जो बीजांड काय वाला भाग था, बीजांड काय की ही कोई एक कोशिका विभेदित होकर किसका निर्माण करती है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। तो मतलब हम लघु बीजाणुओं से और बीजांड के अंदर जो गुरु बीजाणु था उससे नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है ये हम आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफाइट जनरेशन। अब जो ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है ये क्या होती है, पहले हमें ये देखना होगा कि साइटस का जो पादप काय है ये कैसा है। ये है हेटेरोस्पोरस नेचर का। हेटेरोस्पोरस मतलब क्या होता है, विषम बीजाणु। विषम बीजाणु, विषम बीजाणु का मतलब इसमें जनन के दौरान दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक तो बनता है गुरु बीजाणु और एक बनता है लघु बीजाणु। जिस भी प्लांट में जनन के समय दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं उसे कहा जाता है हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुविक पादप। और साइटस में भी ऐसा ही होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण किसके अंदर होता है, गुरु बीजाणुदानी के अंदर। और साइटस में जो गुरु बीजाणुदानी होती है वह कैसी होती है, अध्यावरण युक्त। इसमें क्या होगा, केवल एक ही गुरु बीजाणु होगा और इसे ही क्या कहा जाता है, साइटस के अंतर्गत बीजांड कहा जाता है। मतलब अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुदानी को जिसमें केवल एक ही मेगास्पोर उपस्थित हो उस संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। और इस बीजांड के द्वारा ही किसका, बीजांड के अंदर जो क्या होगा, जो मेगास्पोर होगा वही क्या करेगा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या उसका विकास करेगा। मादा युग्मकोद्भिद का विकास किसके द्वारा किया जाएगा, गुरु बीजाणु के द्वारा किया जाएगा। गुरु बीजाणु कहाँ पर होगा, बीजांड के अंदर होगा। और बीजांड कैसा है, अध्यावरण युक्त है। क्या गुरु बीजाणुदानी बीजाणु गुरु बीजाणुदानी के अंदर होगा और गुरु बीजाणु की संख्या एक ही होगी
और उस बीजाणुदानी के चारों ओर क्या पाया जाएगा, आवरण पाया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम बीजाणु कहा जाता है या बीजाणुदानी कहा जाता है। अब इसी प्रकार जो लघु बीजाणु है इनका निर्माण किसके अंदर होगा, लघु बीजाणुदानी के अंदर। और हमने बताई भी है जो लघु बीजाणुदानी होती है और किसके ऊपर पाई जाती है, लघु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण पर क्या मिलेगी हमें, लघु बीजाणुदानी मिलेगी। और लघु बीजाणुदानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा जो क्या करेगा, मेल गेमेटोफाइट का विकास करेगा। तो जो नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु, या इसे दूसरी भाषा में पढ़े तो प्रागमंडी कहा जाता है। और लघु बीजाणु के द्वारा ही किसका निर्माण होगा, मेल गेमेटोफाइट का विकास होगा। तो हमने देखा यहाँ पर जो साइकस का जो प्लांट्स होता है वो कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस नेचर का या विषम बीजाणुवीय प्रकृति का पादप है। इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे, एक तो गुरु बीजाणु या मेगास्पोर और दूसरा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। अब हमें करना है यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो जो नर युग्मकोद्भिद का विकास किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लघु बीजाणु के द्वारा। और लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, लघु बीजाणुदानी के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर बनेगी, लघु बीजाणुपर्ण के ऊपर बनेगी या लघु बीजाणुपर्ण के आधार भाग में बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुदानियां लटकी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और जो माइक्रोस्पोरोफिल है और इसका निर्माण कर देते हैं, वहां पर मेलकोन का निर्माण कर देते हैं। तो जो लघु बीजाणु हैं ये प्रारंभिक अवस्था में तो किस रूप में रहते हैं, टेट्राड्स के रूप में रहते हैं। परंतु जब इन टेट्राड्स की वित्तियां होती है तो प्रत्येक लघु बीजाणु अलग अलग हो जाता है और यह संरचना में कैसा दिखाई देता है, एक बोट शेप या नाव की आकृति का दिखाई देता है। तो लघु बीजाणु है तो कैसा दिखाई देगा, बोट शेप या नाव की आकृति का। और जो ये लघु बीजाणु है इसके चारों ओर दो वित्तियां उपस्थित होती है। कौन कौन सी, एक तो जो बाह्य वित्ती होती है वह होती है एंजाइम, जो कि कैसी होती है, मोटी तथा चिकनी होती है, मोटी होगी और चिकनी होगी। जबकि जो आंतरिक वित्ती होती है उसे कहा जाता है एंजाइम। ये कैसी होती है, पतली या थिन तथा काफी कोमल प्रकृति की होती है। और लघु बीजाणु के केंद्र में, तो लघु बीजाणु में थोड़ा बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और एक क्या पाया जाता है, केंद्र या अगुणित केंद्र पाया जाता है। क्योंकि लघु बीजाणु का निर्माण मेयोसिस डिवीजन के द्वारा हुआ है, ये कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। और जो ये लघु बीजाणु है इसके द्वारा ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसी कारण लघु बीजाणु को नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रथम कोशिका कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद के विकास की या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। दोबारा से देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नर युग्मकोद्भिद पढ़ रहे हैं।
और नर युग्मक का विकास कौन सी कोशिका से स्टार्ट होता है? लघु बीजाणु या परागकण से स्टार्ट होता है और यही कोशिका यहाँ पर प्राथमिक कोशिका के रूप में कार्य करती है। इसी कारण लघु बीजाणु को नर युग्मक की प्रथम कोशिका भी कहा जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो जो लघु बीजाणु होता है वो कैसा दिखाई देता है? बोट शेप या नाव की आकृति का दिखाई देता है, जिसमें दो भित्तियां उपस्थित होती है। जो बाह्य भित्ति होती है वो कैसी होती है? एंजाइन। आंतरिक भित्ति कैसी होती है? इंटाइन होती है। जो बाह्य भित्ति होती है वो थिक होगी और चिकनी होगी, जबकि जो इंटाइन या आंतरिक भित्ति होगी वो पतली तथा कोमल प्रकृति की होगी और इसके अंतर्गत आकुलित केंद्रक युक्त जीवद्रव्य उपस्थित होता है। तो ये थी लघु बीजाणु की संरचना। अब लघु बीजाणु की संरचना के बाद हम क्या करेंगे? नर युग्मकोद्भिद का विकास करेंगे। टॉपिक क्या होगा? नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अब जो ये नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, यह एक तो परागण से पूर्व भी होता है और परागण के पश्चात भी होता है। मतलब दो स्टेप में होगा। एक तो जब ये लघु बीजाणु धानी के अंदर ही उपस्थित होगा, लघु बीजाणु धानी के अंदर ही उपस्थित होगा, तब ही कुछ अवस्था में तो या आंशिक विकास तो जब ये लघु बीजाणु धानी के अंदर ही उपस्थित होता है तभी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। और फिर जब इसका परागण होगा या तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसके दौरान जब ये बीजांड के अंदर चला जाएगा या बीजांड के पोलन चेंबर में चला जाएगा तो वहां पर इसका बचा हुआ विकास या शेष विकास वहां पर संपन्न होता है। तो जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है वो दो चरणों में होता है। एक तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट या परागण पूर्व विकास, परागण पूर्व विकास या बिफोर पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और जो परागण पूर्व विकास होता है वो कहाँ पर होता है? परागण के पहले लघु बीजाणु कहाँ पर उपस्थित रहेगा? लघु बीजाणु दानी के अंदर, लघु बीजाणु दानी के अंदर। तो लघु बीजाणु का नर युग्मकोद्भिद में आंशिक विकास लघु बीजाणु दानी के अंदर ही होता है। इसे क्या कहा जाता है? प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट या परागण पूर्व विकास कहा जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ विकास होता है वो कहाँ पर होता है? जब लघु बीजाणु दानी फटेगी स्फुटन रेखा से तो सारे ही लघु बीजाणु वायु के माध्यम से कहाँ पर चले जाएंगे? बीजांड के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पर वो माइक्रोफाइल के द्वारा प्रवेश करते हुए उसके पोलन चेंबर में या पराग कोष्ठ में चले जाते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ विकास है वो पोलन चेंबर में ही संपन्न होता है और उसे कहा जाता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट या आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट, परागण पश्चात विकास, परागण पश्चात विकास। तो इन दोनों ही तरह के विकास को हम देखेंगे लघु बीजाणु में डिवीजन के द्वारा कैसे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसे समझेंगे। अगर नर युग्मकोद्भिद के विकास की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माइक्रोस्पोर से होती है। और ये माइक्रोस्पोर में क्या होगा? सर्वप्रथम असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण एक तो छोटी प्रोथेलियल सेल बनेगी और एक बड़ी एंट्रीडियल सेल का निर्माण होगा। अब जो प्रोथेलियल सेल होती है इसमें कोई विभाजन नहीं होता, जबकि जो एंट्रीडियल सेल होती है
इसमें वापस से असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो छोटी जनरेटिव सेल और एक बड़ी ट्यूब सेल या नाल कोशिका का निर्माण होता है। अब जो ये 3 कोशिकीय अवस्था है लघु बीजाणु की, ये इससे पूर्व की अवस्था है, परागण से पूर्व की अवस्था है। और यहाँ तक का जो विकास होता है वह किसके अंदर होगा? ओनली लघु बीजाणु दानी के अंदर होगा। अब 3 कोशिकीय अवस्था में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? एक तो प्रोथेलियल सेल है, एक जनरेटिव सेल है और एक ट्यूब सेल है। जैसे ही 3 कोशिकीय मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, ये मेल गैमेटोफाइट या लघु बीजाणु, या हम बोल सकते हैं कि विकासशील नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणु दानी के फटने पर पॉलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा कहां पर चला जाता है? बीजांड के पोलन चैम्बर में चला जाता है। ये यहाँ तक का विकास इसके अंदर हुआ लघु बीजाणु दानी के अंदर। इसी कारण इसे परागण पूर्व विकास या प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? परागण होगा। और परागण में क्या होगा? परागण के दौरान जो बीजांड होता है, उस बीजांड की जो बीजांड कायकोश या न्यूक्लियर बीक होती है, उसके द्वारा पोलन ड्रॉप स्त्रवित की जाती है। पोलन ड्रॉप, जिसमें कुछ सलेस्मिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और कुछ न कुछ रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो कि लघु बीजाणुओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब इस पोलन ड्रॉप से आकर्षित होकर जो लघु बीजाणु वायु में थे, क्योंकि बीजाणु दान लघु बीजाणु दान तो फट चुकी थी और उससे बीजाणु कहाँ पर स्थानांतरित हो गए थे? वायु में या एयर में। तो एयर में जो लघु बीजाणु थे उनको कौन आकर्षित करती है? पोलन ड्रॉप आकर्षित करती है। पोलन ड्रॉप का स्त्रवण किसके द्वारा किया गया? बीजांड के द्वारा किया गया। और बीजांड में भी जो न्यूक्लियर बीक होती है या बीजांड काय चोट होती है, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियस या बीजांड काय बताया था। बीजांड काय के जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग कुछ थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिसे बीजांड काय चोट कहा जाता है। इसकी कुछ कोशिकाएं विघटित होकर किसका निर्माण करती है? पोलन ड्रॉप का निर्माण करती है। इसमें कुछ सलेस्मिक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ या कुछ एसिडिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि लघु बीजाणुओं को या जो विकासशील जो लघु बीजाणु विकासशील नर युग्मकोद्भिद उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब जैसे ही ये इसको आकर्षित करेगी और लघु बीजाणु पोलन ड्रॉप से चिपक जाते हैं और पोलन ड्रॉप को वापस बीजांड के अंदर खींच लिया जाता है, जिसके कारण जो लघु बीजाणु या जो परागकण होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? पोलन चैम्बर या परागकोष्ठ के अंदर आ जाते हैं। अब परागकोष्ठ के अंदर आने के बाद आगे का विकास परागकोष्ठ या पोलन चैम्बर में होता है। उस दौरान क्या होगा? जो इनकी जनरेटिव सेल थी या जनन कोशिका थी, उसमें वापस से विभाजन होगा, जिसके कारण एक तो स्टार्च सेल बनेगी और एक बॉडी सेल बनेगी। अब ये कैसी अवस्था हो गई? मैंने पूर्व की 4 कोशिकीय अवस्था या 4 सेल स्टेज। अब 4 कोशिकीय अवस्था होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे इसकी जो एक्जाइन होती है वह जल को अवशोषित करके फूल जाती है तथा कुछ समय पश्चात फट जाती है, जिसके कारण एक्जाइन के फटने पर जो एंजाइम होती है वह एक पराग नलिका के रूप में बाहर की ओर निकल आती है। और इस पराग नलिका में क्या होता है? पराग नलिका के शीर्ष भाग पर जो यहाँ की जो ट्यूब सेल है इसका केंद्र आ जाता है और जो ट्यूब सेल का जो केंद्र की जीवित रहता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, वह नर युग्मकों के पोषण में युक्त हो जाता है। और बाकी जो स्टार्च सेल है या पीसी सेल है यह भी धीरे धीरे अपहासित हो जाती है। केवल जो बॉडी सेल या जो कायिक कोशिका होती है यही विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है, जो आकृति में कैसे होते हैं? टॉप से या लट्टू आकृति के होते हैं।
और ये काफी बड़े होते हैं। इसी कारण जो साइप्रस के जो नर युग्मक होते हैं वह पादप जगत के सबसे बड़े नर युग्मक होते हैं। इनका आकृति कैसी है, टॉप शेप या लट्टू आकार के, और इन लट्टू आकार के नर युग्मकों के ऊपर कई चक्रों में सीढ़ियां पाए जाते हैं और जिनके द्वारा ये गति करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो एक ट्यूब न्यूक्लियाई बना है, ये पराग नलिका के शीर्ष भाग में स्थापित हो जाता है और पराग नलिका को स्त्री दानी तक ले जाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है। और दोनों ही नर युग्मक इस ट्यूब न्यूक्लियाई के पीछे पीछे गति करते हैं। और यहाँ पर जो ये पराग नलिका बनी है, ये पराग नलिका कैसी है, चूसकांड प्रकृति की, मतलब ये जो नर युग्मक है उनको ले जाने का या उनके लिए वाहक का कार्य नहीं कर रही है। ये केवल कैसी नेचर है, इसकी चूसकांड प्रकृति की नेचर है जो भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है। क्योंकि मेल गैमेट के ऊपर क्या है, सीढ़ियां प्रेजेंट है, इस सीढ़ियां के द्वारा गति करते रहते हैं। इसी कारण इन्हें कोई वाहक की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट होता है। जो 3 सेल स्टेज यहाँ तक का विकास किसके अंदर होगा, बीजाणुगामी के अंदर होगा और परागण से पूर्व होगा। इसे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, परागण की प्रोसेस होगी और परागण के पश्चात जब लघु बीजाणु गलन चैम्बर में चला जाएगा तो आगे का विकास उसके अंदर होगा। एंजाइम भी तभी फटेगी, एंजाइम तभी निकलेगी और कुछ कोशिकाएं जैसे टीसी सेल है, स्टाल्क सेल है, ये अपाशित उसी समय होगी, बॉडी सेल भी तो 2 महीने में बनाएगी। वह निषेचन के लगभग ठीक पहले या 3-4 घंटे पहले ही बॉडी से मेल गैमेट का निर्माण करती है। तो ये था नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो दोबारा से देखना, नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रथम कोशिका को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है या लघु बीजाणु कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही विभाजन होने से किसका निर्माण हुआ है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ है। और जो ये लघु बीजाणु है इसमें सर्वप्रथम क्या होगा, असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक तो प्रोथेनियल सेल जो छोटी होगी और एक एंथ्रीडियल सेल जो आकार में बड़ी होगी। अब जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें वापस से विभाजन होगा, जबकि प्रोथेनियल सेल में कोई विभाजन नहीं होगा। एंथ्रीडियल सेल में असमान अनुप्रस्थ विभाजन से एक तो छोटी जनरेटिव सेल या जनन कोशिका और बड़ी ट्यूब सेल का निर्माण हो जाता है। अब 3 कोशिकीय अवस्था में जो लघु बीजाणु था वह परागित हो जाता है या पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान उसका परागण हो जाता है। परागण के दौरान क्या होता है, जो बीजांड होता है वह पोलन ड्रॉप स्त्रवित करता है, जिससे ये लघु बीजाणु या 3 कोशिकीय लघु बीजाणु या जो डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट है वह उससे आकर्षित होगा और पोलन ड्रॉप से जाकर चिपक जाएगा और पोलन ड्रॉप को वापस बीजांड के अंदर खींच ली जाएगी, जिसके कारण जो लघु बीजाणु है वो पोलन चैम्बर में जाकर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये था परागण। अब पोलन चैम्बर में जाने के पश्चात आगे का विकास संपन्न होता है। इस दौरान क्या होगा, जो जेनेटिक सेल थी इसमें एक और विभाजन होगा, जिसके कारण एक तो स्टाल्क सेल या उदंत कोशिका और एक बॉडी सेल या टायर कोशिका बनेगी। अब जो स्टाल्क सेल या बॉडी सेल बनने के पश्चात ये कौन सी स्टेज में आ गया, 4 सेल्ड स्टेज में आ गया। अब 4 कोशिकीय अवस्था में आने के बाद इसमें क्या होता है, इसकी जो एंजाइम होती है वो वाटर को अवशोषित करके कूद जाती है और उसके पश्चात ये फट जाती है, जिसके कारण जो इसकी एंजाइम है वह एक पराग नलिका के रूप में बाहर की ओर निकल आती है। और इस पराग नलिका में पराग नलिका का जो शीर्ष भाग होता है उसमें ट्यूब सेल का केंद्रक आ जाता है, क्योंकि ट्यूब सेल भी अपहासित हो जाते हैं, केवल इसका जो केंद्रक होता है वही पराग नलिका के शीर्ष भाग पर आएगा, जो पराग नलिका को स्त्री दानी की ओर दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है। और इसके बाद जो बॉडी सेल होती है वह निषेचन के तुरंत पहले विभाजित होकर 2 मेल गैमेट का निर्माण कर देती है, जो कैसे होते हैं, लट्टू आकृति के या टॉप से होते हैं, जिन पर कई चक्रों में सीढ़ियां
उपस्थित होते हैं और ये काफी बड़े आकार के होते हैं। इसी कारण साइकस में पादप जगत के सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं। और नर युग्मक भी कैसे हैं? चल नर युग्मक या मोटाइल मेल गैमेट। जबकि और जितने भी साइकस है केवल गिंगो के अलावा उसमें आपको चल नर युग्मक नहीं देखने को मिलेंगे। केवल गिंगो और साइकस में ही कौन से नर युग्मक मिलेंगे? चल नर युग्मक तथा कोप से नर युग्मक। अब जो बाकी की जो बची हुई कोशिकाएं हैं तो प्रोटीन से और स्टार्च से ये भी अपासित हो जाती है तथा मेल गैमेट को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब जो ये ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे दोनों ये मेल गैमेट गमन करते हुए स्त्री धारणी तक जाएंगे और ट्यूब जो पराग नलिका है इसका शीर्ष भाग फट जाएगा, क्योंकि जो पराग नलिका में जो भी द्रव भरा हुआ होता है वह काफी सांद्र प्रकृति का होता है और सांद्र प्रकृति का है तो बाहर से ये वाटर को लेगा क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा है और वाटर को लेने के कारण ये बहुत ज्यादा फूल जाती है, जिसके कारण इसका जो शीर्ष भाग होता है तो फट जाता है और फटने पर जो ट्यूब न्यूक्लियस है वह तो अपहासित हो जाता है और जो दो मेल गैमेट है उनमें से एक मेल गैमेट स्त्री धानी में प्रवेश करके एक सेल को निषेचित करने का कार्य करता है। तो ये थी नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब इसके बाद देखेंगे हम मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो पहले उसका डायग्राम बनाएंगे फिर उसको समझेंगे। अगर हम मादा युग्मकोद्भिद के विकास की बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद के विकास से पहले हमें किसका निर्माण करना पड़ेगा? बीजांड का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि बीजांड के अंदर ही किसका निर्माण होगा? फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। अब जो ये बीजांड है ये कहाँ पर लगे हुए होते हैं? हमने देखा था जो गुरु बीजाणु पंड थी, गुरु बीजाणु पंड के व्रंत के फलद भाग में बीजांड लगे हुए थे। मतलब गुरु बीजाणु पंड के व्रंत भाग की ही कोई हाइपोडर्मिस कोशिका इनके निर्माण में भाग लेती है। और हमने वहाँ पर बीजांड का डेवलपमेंट देखा था, वहाँ पर देखा था कि गुरु बीजाणु पंड के व्रंत की कोई कोशिका विभेदित होकर बार बार रूप से विभाजित करके एक कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे क्या कहा था हमने? बीजांड काय कहा था। उसके बाद जो है बीजांड काय है इसके अंदर ही बाद की कोशिका किसका निर्माण करती है? अध्यावरण का निर्माण करती है। तो प्रारंभिक अवस्था में बीजांड के अंदर क्या होता है? एक तो होता है अध्यावरण और इसके अध्यावरण के अंदर का जो जितना भी पोर्शन है वह क्या कहलाता है? बीजांड काय। बीजांड काय इसमें पत्नी कोशिकाएं उपस्थित होती है। इस प्रकार बीजांड का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? पंड गुरु बीजाणु पंड के व्रंत भाग की हाइपोडर्मिस कोशिका बार बार या पुनरावृत्त विभाजित होकर अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाती है या कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, जिसे न्यूसेलस या बीजांड काय कहा जाता है। बीजांड काय की ही आधारी भाग की कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर इसके चारों ओर किसका निर्माण करती है? अध्यावरण का निर्माण कर देती है। पहले तो अध्यावरण और बीजांड काय दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात नीचे की ओर तो ये घुटता चला जाता है और ऊपर की ओर धीरे धीरे इसमें माइक्रोफाइल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब बीजांड प्रारंभिक अवस्था में या अपरिपक्व अवस्था में होता है तब इसमें केवल अध्यावरण और बीजांड काय ही हमें देखने को मिलेगा। और जब परिपक्व बीजांड होता है तो परिपक्व बीजांड में हमने देखा था कि स्त्री धानियां बन चुकी थी, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण हो चुका था, जो बीजांड काय की एक पतली परत के रूप में आ चुका था और भ्रूण कोश का निर्माण भी हो चुका था। तो इन सभी का हम डेवलपमेंट देखेंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार होता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करने के लिए जो यहाँ पर बीजांड काय है इसकी ही एक कोशिका अपना आकार बड़ा करती है और अपने सुस्पष्ट केंद्रास्पष्ट द्रव्य के कारण दूसरी कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। जैसे ये जो पूरा ही पोर्शन है ये बीजांड काय की यहाँ पर पूरी कोशिका है
परंतु जो एक कोशिका होती है वो अपना आकार बड़ा कर लेती है, उसका सुस्पष्ट केंद्रक होता है और इन सभी कोशिकाओं से वह अलग रहती है। इस कोशिका में सर्वप्रथम क्या होता है, मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो ये चारों ही कोशिकाएं हैं एक लाइन के रूप में या लाइनर टेट्राड्स के रूप में उपस्थित होती हैं। इनमें से जो ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं या इसे कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, और मियोसिस डिवीजन के पश्चात क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगी। अब जो ये 4 मेगास्पोर है इनमें से केवल जो सबसे निचले वाला मेगास्पोर है, या हम बोल सकते हैं कि जो निवास भाग वाला जो मेगास्पोर है वही सक्रिय रहता है। बाकी के ऊपर के जो 3 मेगास्पोर है या बीजांड द्वार की ओर उपस्थित जो 3 मेगास्पोर है वह अपहासित होकर सक्रिय मेगास्पोर को या सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है, बाकी के 3 अपहासित हो जाते हैं। अब जो एक ही ये गुरु बीजाणु है ये किसका निर्माण करेगा, आगे जाकर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा। फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार का जो विकास है इसे कहा जाता है मोनोस्पोरी या एक बीजाणवी प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अगर यहाँ से मान लिया जाए 2 मेगास्पोर इसमें भाग लेते हैं, इसे कहा जाता डाइस्पोरी या द्विबीजाणवी प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अगर इनमें से एक भी अपहासित नहीं होता और चारों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, तो इसे कहा जाता है टेट्रास्पोरिक प्रकार का विकास। तो साइकस में क्या होता है, केवल एक ही गुरु बीजाणु, जिसे क्या कहा जाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु, यही किसका निर्माण करेगा, आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, तो इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब जो ये गुरु बीजाणु कोशिका है इसके केंद्रक में क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिसके कारण ये जो गुरु बीजाणु है इसका आकार भी धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, जिसके कारण जो ये बीजांडकाय ऊतक या म्यूसिला से ये परिधि की ओर दबता चला जाता है तथा एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है। और इसका केंद्र क्या करता है, मुख्य केंद्र के ये विभाजन करेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। जो ये बीजांडकाय है ये क्या आ गया, एक पतली परत के रूप में आ गया। और जो ये गुरु बीजाणु सक्रिय गुरु बीजाणु था इसके अंदर क्या आ गए, बहुत सारे केंद्रक आ गए, जिसके कारण जो यहाँ पर ये छोटा सा किला इसका आकार कैसा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इस प्रकार क्या होता है, केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब ये जो केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद बना है, इस केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद बनने के बाद क्या होता है, इनके बीच में धीरे धीरे क्या होता है, एक अस्थायी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। जो ये केंद्रक थे ये धीरे धीरे परिधि की ओर चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, एक अस्थायी रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा और केंद्रक कहाँ की ओर आ गए, परिधि की ओर आ गए। अब जो ये अस्थायी रिक्तिका बनी है ये भी कुछ समय पश्चात गायब हो जाएगी, परंतु कब गायब होगी, जब इन केंद्रकों के चारों ओर परिधि से केंद्र की ओर प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य जमा होकर क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, जिसके कारण जो ये केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद था वो किसमें चेंज हो जाएगा, कोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद में चेंज हो जाएगा। और ये रिक्तिका भी जब इसमें भित्ति का निर्माण होगा परिधि से केंद्र की ओर, ये रिक्तिका भी यहाँ पर गायब हो जाएगी तथा कोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद बन जाएगा। अब जो ये कोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद है इसकी ही कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करेगी, इसके जो शीर्ष भाग की जो कुछ कोशिकाएं हैं वह तो यहाँ पर क्या बना देगी,
स्त्रीधानियों का निर्माण कर देगी, जो कि अलग अलग जातियों में अलग अलग पाई जाएगी। किसी में 3 होगी, किसी में 4 होगी, किसी में 5 से 7 तक हो सकती हैं। और जो इसकी नीचे की कोशिकाएं हैं वह किसके रूप में चेंज हो जाती है? भ्रूण कोश के रूप में चेंज हो जाती है, जो कि भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। या तो बीज के परिपक्वन के समय या बीज के अंकुरण के समय जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उस समय जो पोषण प्रदान करेगा भ्रूण कोश ही प्रदान करेगा। और यहाँ पर जो बीजाणुकाएं हैं वह पतली परत के रूप में आ गए हैं, क्योंकि इसके बीच में किसका निर्माण हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया। और फीमेल गैमेटोफाइट के शीर्ष भाग पर स्त्रीधानियां हैं, आधार भाग पर क्या है? भ्रूण कोश है, जो कि कैसा है? अवनित प्रकार का है, क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सक्रिय भ्रूण बीजाणु के द्वारा। और सक्रिय भ्रूण बीजाणु कैसा है? यहाँ पर अवनित है, क्योंकि सक्रिय भ्रूण बीजाणु का निर्माण मियोसिस डिवीजन के द्वारा हुआ है। तो ये था फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब जो ये हमने कोशिकीय मादा ग्लूकोज बनाया है यहाँ पर, इसमें क्या करना है? हमें स्त्रीधानियों का निर्माण करना है। तो अगला टॉपिक डालिए आप, स्त्रीधानियों का विकास। अगर स्त्रीधानी का विकास करना है तो स्त्रीधानी का विकास कहाँ पर होगा? जो हमने अभी कोशिकीय मादा ग्लूकोज बनाया था उसके जो शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं थी वही यहाँ पर क्या करेगी? प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। कोई भी एक कोशिका अपना आकार बड़ा करेगी और सुस्पष्ट केंद्रक तथा उसके द्रव्य के कारण वो बड़े आकार की हो जाएगी। अब उस कोशिका को क्या करेंगे हम? आर्किगोनियल इनिशियल से या स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका, यहाँ की कोशिका कैसी है? आर्किगोनियल इनिशियल से। इस कोशिका में क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक तो प्राइमरी नेक सेल और दूसरी सेंट्रल सेल। जो प्राइमरी नेक सेल होगी वह विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी? 2 से 4 नेक सेल का निर्माण करेगी। जबकि जो सेंट्रल सेल होगी इसमें वापस से असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो छोटी बीसीसी या वेंट्रल कैनाल सेल और एक बड़ी एक सेल का या अंड कोशिका का निर्माण होता है। और इनके बनने के पश्चात मादा ग्लूकोज के शीर्ष भाग पर किसका निर्माण हो जाएगा? स्त्रीधानी का निर्माण हो जाएगा। अगर एक ही कोशिका यहाँ पर आर्किगोनियल इनिशियल सेल के रूप में कार्य करेगी तो एक ही स्त्रीधानी का निर्माण होगा। अगर 2 करेगी तो 2 स्त्रीधानियों का निर्माण होगा। अगर 3 करेगी तो 3 बनेगी, 4 करेगी तो 4 बनेगी। इस प्रकार स्त्रीधानियों का विकास होता है। क्या होगा? कोई भी कोशिका अपना आकार बढ़ा करके अपने सुस्पष्ट केंद्रक के कारण अन्य कोशिकाओं से अलग दिखेगी, उसे क्या कहेंगे? आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहेंगे। इसमें क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण 2 कोशिकाएं बनेगी, एक तो प्राइमरी नेक सेल, एक सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल में विभाजन के द्वारा क्या होगा? 2 से 4 नेक या गर्दन कोशिकाओं का निर्माण होगा। और जबकि जो सेंट्रल सेल है इसमें असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण एक तो छोटी बीसीसी या वेंट्रल कैनाल सेल जो कि साइज में छोटी होगी और एक सेल जो कि साइज में बड़ी होगी, और जो एक सेल होगी वही क्या करती है? निषेचन में भाग लेती है, जबकि निषेचन के पश्चात जो बीसीसी है वह अपाशित हो जाती है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब निषेचन के दौरान क्या होगा? जो पराग नलिका के द्वारा जो मेल गैमेट लाए जाएंगे वह कहाँ तक पहुंचा दिए जाएंगे? स्त्रीधानी तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब जो साइकल्स में जो निषेचन होता है वो कौन सा होता है? जूडियो साइक्लोगेमिक या चाल नाल युग्मकी प्रकार। चाल नाल युग्मकी प्रकार है, जो कि साइकल्स में जो मेल गैमेट है वो कैसे मोटाई नेचर की, क्योंकि उसमें सीलिया पाए जा रहे हैं।
इसी कारण और इसमें क्या हो रहा है, प्राग नलिका का निर्माण हो रहा है। इसे कौन से प्रकार का निषेचन कहेंगे, जूडियो साइक्लो जेमी प्रकार का निषेचन कहेंगे। इस दौरान क्या होता है, जो प्राग नलिका होती है वह स्त्री दानी की ओर जाती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इससे बार पर ट्यूब न्यूक्लियाई होता है जो कि प्राग नलिका को स्त्री दानी की ओर दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। और इसके पीछे पीछे क्या होता है, तो दोनों ही जो मेल यूनिट है वह गति करते रहते हैं। प्राग स्त्री दानी के जो नलिका है पोर्शन है, यहाँ पर ज्यादा प्राग नलिका का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है, फट जाता है। इसके कारण जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो भी यहाँ पर आकर आपाशित हो जाता है और दोनों में से एक मेल यूनिट स्त्री दानी में प्रवेश करके एक सेल को निषेचित करने का कार्य करते हैं। एक सेल जैसे ही निषेचित हो, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और धीरे धीरे जो ये इसके बाद जो ये बीसीसी सेल होती है ये भी अपभाषित हो जाती है। फिर ये जाइगोट आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा या एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, जो कि भ्रूण कोश के पोषण लेते हुए अपना आकार बड़ा करता जाएगा, जिसके कारण भ्रूण कोश भी काफी कम मात्रा में रह जाता है। जिनमें परिपक्व बीजों में भ्रूण कोश कम मात्रा में मिलेगा। तो ये था स्त्री दानी का विकास और उनमें कटिंग काइनेस। तो आज हमने क्या देखा, नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद उनका विकास देखा और उस दौरान जितने भी जो संरचनाएं बनती है, जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, स्त्री दानी है, भ्रूण कोश है, जितने भी जो संरचनाएं बनती है उनको हमने आज स्टडी किया। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे जाइगोट से भ्रूण का विकास और जो बीज होता है उसकी संरचना को देखेंगे। थैंक यू।